आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जो कि पंजाब कोऑपरेटिव एग्ज़ाम और बाकी जितने भी बैंक के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी रहने वाली है। अब शुरू करते हैं भारत में बैंकों का इतिहास। भारत में बैंकिंग की स्टोरी की शुरुआत होती है 1770 में, जब भारत का पहला बैंक एस्टैब्लिश हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसे कलकत्ता में बनाया गया और ये यूरोपियन मैनेजमेंट के अंडर था। अगर आपको इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को समझना है तो इसे 3 फेजेस में बांटना होगा। पहला अर्ली फेज जो चलता है 1786 से लेकर 1969 तक। दूसरा फेज जिसमें इंडियन बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया और ये 1991 तक चला। तीसरा फेज जिसमें भारत में फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म लेकर आए गए और ये 1991 के बाद वाला फेज था। फेज पहले में जनरल बैंक ऑफ इंडिया सेटअप किया गया और ये बैंक वर्ष 1986 में बनाया गया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 नए और बैंक एस्टेब्लिश किए जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया, जिसके नाम हैं बैंक ऑफ बंगाल, जो कि 1809 में बनाया गया था। इसके बाद बनाया गया बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1840 में बनाया गया था, और इसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश किया गया। फिर बाद में 1920 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को एक साथ मिलाकर एक नए बैंक का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया और बाद में 1955 में एक नए बैंक का निर्माण हुआ, जिसे आज हम SBI के नाम से जानते हैं और जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बाद में 1865 में इलाहाबाद बैंक एस्टेब्लिश किया गया। ये पहली बार था जब भारतीय लोगों ने कोई बैंक एस्टेब्लिश किया था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक एस्टेब्लिश किया गया, जो कि 1894 को एस्टेब्लिश किया गया, जिसके हेडक्वार्टर लाहौर में थे। फिर 1906 से लेकर 1930 तक बहुत से नए बैंक एस्टेब्लिश किए गए, जिनके नाम हैं बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा बैंक, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ मैसूर। बाद में 1935 में देश का सबसे प्रसिद्ध बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। पहले फेज में बैंकों की ग्रोथ बहुत स्लो थी और ये पीरियड 1913 से लेकर 1948 तक चला। उस वक्त देश में सिर्फ 1100 बैंक थे और ज़्यादातर सभी बैंक बहुत छोटे थे। फिर आज़ादी के बाद कमर्शियल बैंकों की एक्टिविटीज़ और फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा द बैंकिंग कंपनीज एक्ट लेकर आया गया, जिसके बाद इसमें अमेंडमेंट करके इसे रेगुलेशन एक्ट 1949 कहा जाने लगा, जिसमें RBI, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, की पावर को और बढ़ाया गया और सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी दी गई, जिसका मतलब था कि RBI अब सुपरवाइज कर सकता था भारत के दूसरे बैंकों को। इस समय भारतीय लोग अपना पैसा बैंकों में रखने से भी डरते थे, क्योंकि भारतीय लोगों को ये सेफ नहीं लगता था। इसकी बजाय पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा दी गई सेविंग बैंक फैसिलिटी पर भारतीय लोग ज़्यादा भरोसा करते थे। अब पढ़ते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को 10 मार्च 1949 को पास किया गया था, जिसमें कुछ कानून बनाए गए बैंकिंग कंपनी के रिलेटेड, ताकि जो व्यक्ति बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है उसके इंटरेस्ट को सेफ किया जाए और भारत के भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफ रखा जा सके। ये कानून सभी बैंकों पर लागू होते थे, चाहे वह कमर्शियल बैंक थे, कोऑपरेटिव बैंक थे और चाहे विदेशी बैंक थे जो भारत में अपना बिजनेस करते थे। अब बात करते हैं कि इस एक्ट के कौन से मेन फीचर थे। इसमें बताया गया है कि क्या डेफिनेशन है बैंक की, ताकि जितने भी इंस्टीट्यूशन खुले थे उनको सरकार के कानून के दायरे में लाया जा सके। पहला फीचर था कि जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं वह अब डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। दूसरे फीचर में ट्रेडिंग पर रोक लगाई गई, ताकि नॉन बैंकिंग रिस्क को ख़त्म किया जा सके। तीसरे फीचर में बैंक को खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल रखी गई। अब जिसके पास वह मिनिमम कैपिटल थी वही बैंक खोल सकता था। ब्याज की दर को भी लिमिटेड किया गया, ताकि हर कोई अपनी मर्जी से ब्याज ना मांग सके। अब अगर किसी को बैंक खोलना है तो उसे सरकार से अब लाइसेंस लेना होगा। RBI को पावर दी गई कि वह किसी भी बैंक की बैलेंस शीट चेक कर सकता था।
अब आरबीआई किसी बैंक की भी इंस्पेक्शन कंडक्ट करवा सकता था, जिसमें आरबीआई उन बैंकों की बुक्स और अकाउंट देख सकता था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि अगर कोई बैंक अपना काम सही तरीके से नहीं करता तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती थी। अब पढ़ते हैं फेज सेकंड के बारे में। आज़ादी के बाद भारत सरकार बहुत से बैंकिंग रिफॉर्म लेकर आई। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया। रूरल और सेमी अर्बन एरिया को लार्ज स्केल पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुंचाई गई, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, जो कि एक प्रिंसिपल एजेंट था आरबीआई का, जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन को हैंडल करता था पूरे देश में। 1960 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7 सब्सिडरी बैंकों को भी नेशनलाइज किया गया। 19 जुलाई 1969 देश भर में बैंकों को नेशनलाइज करने का प्रोसेस शुरू हुआ। तब उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर मिस इंदिरा गांधी ने 14 मेजर कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया तो भारतीय लोगों का भी भरोसा भारतीय बैंकों पर बढ़ गया और पब्लिक सेक्टर बैंकों की ब्रांचेज 800% की दर से बढ़ गई और भारतीय नागरिकों ने भी अपना पैसा बैंकों में रखना शुरू कर दिया, जिससे बैंकों में डिपॉजिट 11,000% की दर से बढ़ गया। अब देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बैंकों को नेशनलाइज करने का। जो रूरल और अर्बन एरिया में पैसे की सेविंग है उसे देश भर में मोबिलाइज किया जा सके। बिग इंडस्ट्रियलिस्ट की जो मोनोपोली है बैंकों के सिस्टम पर उसे तोड़ा जा सके। रीजनल इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके और गरीबों की सहायता की जा सके। प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री और ट्रेडर को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दिया जा सके। डेवलपमेंट फंड्स इकट्ठे किए जा सके ताकि प्लान्ड ग्रोथ हो सके। अब पढ़ते हैं फेज 3 के बारे में। तीसरे फेज में बहुत से प्रोडक्ट और फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस की गई बैंकिंग सेक्टर में और बहुत से रिफॉर्म लाए गए। 1991 में एक कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हन, जो बैंकिंग प्रैक्टिस को लिबरलाइज करने के लिए काम करती थी। देश भर में विदेशी बैंकों और उनके एटीएम स्टेशन की एक बाढ़ सी आ गई। अब सभी बैंक सेटिस्फैक्ट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे अपने कस्टमर को और इस समय फ़ोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग इंट्रोड्यूस किया गया। अब पूरा सिस्टम बहुत कन्वीनियंट बन चुका था। अब लोगों के लिए पैसे से ज़्यादा टाइम मायने रखता था। लास्ट तक आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।